अलैकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ पिलडैट एक्सप्लेन्स। मैं हूँ अरीब खान और आज हमारे साथ मौजूद है अहमद बिलाल महबूब, प्रेसिडेंट पिलडैट। आज के एपिसोड में हम डिस्कशन करेंगे अपनी फेडरल कैबिनेट के ऊपर, फेडरल मिनिस्टर्स, उनके कुछ की इंडिकेटर्स के बारे में जो उनकी परफॉर्मेंस रही है थ्रू आउट द ईयर, उस पर हम डिस्कशन करेंगे। हम लोगों ने रिसेंटली एक अभी रिपोर्ट रिलीज़ की है जिसके अंदर हमने काफ़ी थोड़ा मतलब एनालिसिस किया हमारी फेडरल कैबिनेट का, तो उस हवाले से वी विल डू द डिस्कशन टुडे। थैंक यू सो मच बिलाल साहब फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले तो मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि जो हमारी मिनिस्ट्रियल परफॉर्मेंस होती है वो कितनी इंपॉर्टेंट होती है, हमारे मिनिस्टर्स की परफॉर्मेंस इन द एंटायर ईयर, लाइक हाउ डू पीपल सी इट? मेरे ख्याल में ये बहुत ही अहम होती है, क्रिटिकली इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि पूरे मुल्क का निज़ाम तो कैबिनेट ने चलाना होता है। जो जिसको हम कहते हैं ना गवर्नमेंट, यानी फेडरल गवर्नमेंट, वो फेडरल कैबिनेट उसको रिप्रेजेंट करती है। और चूँकि उनको सारे जो वसाइल हैं और जो उनको तमाम सहूलतें हैं वो टैक्स पेयर्स के पैसों से मुहैया की जाती हैं, तो इसलिए ये बहुत अहम है कि टैक्स पेयर्स ये जानें कि उनके मिनिस्टर्स कैसा काम कर रहे हैं। और फिर हम देखते हैं कि पिछले एक साल में भी और उससे पहले भी पार्लियामेंट के अंदर ये बार बार शिकायत उठती रही कि मिनिस्टर कोई मौजूद नहीं है सवालों के जवाब देने के लिए, या कोई कंसर्न को शो कर रहा है तो उसको नोट करने के लिए। तो इस पर स्पीकर नेशनल असम्बली ने और चेयरमैन सेनेट ने भी इसके ऊपर बार बार शिकायत की गवर्नमेंट से। तो उनकी हाज़िरी इसलिए भी बहुत ज़रूरी है, उनकी परफॉर्मेंस। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है लोगों के लिए जानना, और जानने की वजह से फिर कुछ अकाउंटेबिलिटी होती है। तो उम्मीद करनी चाहिए कि हमारे मिनिस्टर्स फिर अपनी परफॉर्मेंस को मज़ीद बेहतर भी करेंगे। ठीक है। सबसे पहले तो एक क्वेश्चन हर आई थिंक जनरल पब्लिक का ये होता है कि आपकी कैबिनेट कितनी बड़ी है। तो इस दफ़ा इट वाज 18 फेडरल मिनिस्टर्स एंड 2 स्टेट मिनिस्टर्स। सो वाज दिस नंबर अ फाइन नंबर या ये डिक्रीज हुआ है, इंक्रीज हुआ है एज कम्पेयर टू प्रीवियस? ये बहुत अच्छा है कि इस दफ़ा इसकी तादाद यही थी। आपने सही कहा, जो कैबिनेट होती है वो तो बेसिकली मिनिस्टर्स और मिनिस्टर ऑफ स्टेट पे मुश्तमिल होती है, 20। लेकिन बाज़ औक़ात एक एक्सटेंडेड कैबिनेट भी होती है जिसमें एडवाइज़र होते हैं, और जिसमें आप पता एडवाइज़र्स की भी प्रोविज़न है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। और उसके अलावा स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर भी माजी में रहे हैं। तो ये इस दफ़ा चूँकि ये तादाद सारी अगर मिला भी ली जाए तो ये कोई 25 से कम ही बनती है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के दौरान कैबिनेट्स रही हैं उनमें एवरेज नंबर 40 रहा है। तो उसको अगर आप कंपेयर करें 25 से, तो ये मेरे ख्याल में निस्बतन बहुत छोटी कैबिनेट है। आप इसका मुकाबला करें ना, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के ज़माने में कैबिनेट थी, उसमें 75 मेंबर्स थे, मिनिस्टर्स और मिनिस्टर ऑफ स्टेट। और उसके अलावा अगर एडवाइज़र और उनके स्पेशल असिस्टेंट मिला लें तो 91 थे। वो बहुत पुरानी बात नहीं है, 2008 की बात है। तो उसके मुकाबले में अगर आप देखें तो ये मेरे ख्याल में बहुत छोटी कैबिनेट है। और ये बहुत अच्छी बात है कि कैबिनेट छोटी हो, वरना तो कैबिनेट की मीटिंग्स में भी डिस्कशन भी नहीं हो पाती। मगर इससे होता है कि एक मिनिस्टर के पास 2 से 3 पोर्टफोलियोज़ हैं, तो वो अफेक्ट नहीं करता उनकी मिनिस्ट्री के ऊपर, उनकी परफॉर्मेंस के? वो एक मिनिस्ट्री में भी है, दूसरी में भी है। देखिए, मिनिस्टर को चूँकि बहुत से काम तो ऐसे नहीं होते कि ख़ुद से करने होते हैं, उन्हें तो ओवरसी करना होता है, पॉलिसी गाइडेंस देनी होती है। तो मिसाल के तौर से कुछ ऐसे पोर्टफोलियोज़ होते हैं जो एक दूसरे को कम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। अगर बिल्कुल ही डिफरेंट पोर्टफोलियोज़ हो तो फिर तो आप कह सकते हैं, लेकिन कई पोर्टफोलियोज़ ऐसे होते हैं जो कम्प्लीमेंट करते हैं, जैसे फाइनेंस, रेवेन्यू, इस तरह की चीज़ें ये एक दूसरे को कम्प्लीमेंट करती हैं। हालांकि रेवेन्यू एक अलग पोर्टफोलियो है, फाइनेंस एक अलग पोर्टफोलियो है। माजी में तो इकनॉमिक अफेयर्स भी इसका एक हिस्सा रहता था। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये बहुत ज़्यादा फर्क, जैसे लॉ है, लॉ एंड जस्टिस एक पोर्टफोलियो है और पार्लियामेंट्री अफेयर्स भी एक अलग है, लेकिन उससे तकरीबन काफ़ी इनका आपस में ताल्लुक़ है। तो इसलिए ये
मेरे ख्याल में ये बिल्कुल ठीक है। अगर 2-3 कम्प्लीमेंट्री पोर्टफोलियोज एक ही मिनिस्टर को दिए जाए तो कोई हर्ज नहीं है। ठीक है। अब हमने अपनी रिपोर्ट के अंदर जिक्र किया है मिनिस्टर्स की अटेंडेंस के बारे से और उनके वोकल टाइम के हवाले से, तो इस पे हमारे टॉप 5 मिनिस्टर्स कौन से रहे, उनका क्या उनकी अप्रोच थी इस दफ़ा कैबिनेट में? देखिए, ये जो रिपोर्ट है इसके अंदर तो बड़े वाज़ेह तौर पे पता चल जाएगा लोगों को, और आप शायद इसके दौरान लोगों को पॉडकास्ट के दौरान ये दिखा भी रही होंगी ग्राफिक के ज़रिए, तो लोगों को पता चल जाएगा। लेकिन बुनियादी तौर पे इसमें जो रीज़न जिस बेसिस पे हमने ये कंप्यूट किया है वो मिनिस्टर्स की पार्लियामेंट के अंदर अटेंडेंस कितनी रही और उनकी पार्लियामेंट के अंदर जो टॉक टाइम है, यानी कितने वोकल रहे वो, ये दो चीज़ों की बुनियाद पे। और ये चूँकि हार्ड फैक्ट्स अवेलेबल हैं ऑफिशियल सोर्सेज से, तो इसलिए कोई ये नहीं कह सकता कि सब्जेक्टिव है। तो इस लिहाज से जो टॉक टाइम और अटेंडेंस दोनों के लिहाज से जो दो लोग स्टैंड आउट करते हैं, सबसे पहले तो सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ हैं, जो सेनेटर हैं और लेकिन मिनिस्टर हैं, तो वो दोनों हाउसेस में आते जाते हैं, तो उनकी अटेंडेंस भी सबसे ज़्यादा है और उनका जो टॉक टाइम है वो कि 17 आवर्स के करीब है पूरे साल का, जो कि दूसरे मिनिस्टर से बहुत ही ज़्यादा है। यानी नेक्स्ट जो मिनिस्टर है वो शायद उनका 5 घंटे है, ख्वाजा आसिफ साहब का, और ख्वाजा आसिफ साहब की अटेंडेंस भी दूसरे नंबर पे है, तो दूसरे नंबर पे ख्वाजा आसिफ साहब हैं। तो इस तरह से फिर अटेंडेंस और टॉक टाइम के लिहाज से ज़रा उनका जो रैंकिंग है वो बदल जाती है। लेकिन इस पे जो लोग ज़्यादा जिनका नाम आता है वो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर भी शामिल है उसके अंदर, उनका टॉक टाइम अच्छा है लेकिन अटेंडेंस बहुत अच्छी नहीं है। इसाक डार साहब का भी टॉक टाइम अच्छा है लेकिन वो अटेंडेंस अच्छी नहीं है क्योंकि वो फॉरेन मिनिस्टर होने की हैसियत से उन्हें बाहर जाना पड़ता है। अता तारड़ साहब का टॉक टाइम अच्छा है, अटेंडेंस भी उनकी कोई इतनी बुरी नहीं है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा कम है अटेंडेंस भी और टॉक टाइम भी वो दो मिनिस्टर्स की है। वो हमारे एक तो जो मिनिस्टर फॉर इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन अहद चीमा साहब, उनकी अटेंडेंस भी बहुत कम है और उनकी जो टॉक टाइम है वो भी बहुत कम है। और इसके अलावा हमारे जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं उनके ऊपर जिम्मेदारी एक एडिशनल है वो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी हैं, और पहले साल में चूँकि क्रिकेट ट्रॉफी का टूर्नामेंट होने वाला था तो इसलिए बहुत सा टाइम उनका उस पीसीबी चेयरमैनशिप ने भी कंज्यूम किया, तो अटेंडेंस भी उनकी बहुत कम रही। लेकिन ये अच्छी बात यह है कि उन्होंने अपने फ़राइज़ बहुत ठीक से अंजाम दिए, लॉ एंड ऑर्डर के हों या क्रिकेट बोर्ड के हों। लेकिन उन दोनों, ये दो सबसे बॉटम पे ये दो मिनिस्टर्स आते हैं। तो आपके ख्याल में अगर ये मिनिस्टर्स फॉर एग्जांपल नहीं आते हैं अपनी पार्लियामेंट के अंदर, अपने सेशंस नहीं अटेंड करते, तो हाउ इफेक्टिव आर द लॉज दैट आर बीइंग प्रेजेंटेड ऑन देयर बिहाफ? देखिए, ये तो मिनिस्टर को सिर्फ लॉ ही नहीं पेश करने होते हैं, बल्कि मिनिस्टर को जो डिबेट हो रही होती है उसके अंदर अपने पोर्टफोलियो से रिलेटेड कोई चीज़ें जो डिस्कस हो रही हैं उनका जवाब देने का मौका भी मिलता है और उसके बारे में मेंबर्स का कंसर्न नोट करने का मौका भी मिलता है। तो ये सिर्फ लॉ पेश करना और लॉ को इंट्रोड्यूस करना ही सिर्फ उनके फ़राइज़ में शामिल नहीं है, इसलिए उनकी अटेंडेंस तो बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन इस बात को भी ज़हन में रखना चाहिए कि जो मिनिस्टर्स हैं वो चूँकि ऑफिशियली भी उनकी बहुत सी अपॉइंटमेंट्स होती हैं, उनको अपने काउंटर पार्ट्स के साथ जो अगर किसी दूसरे मुल्क से आए हुए हैं उनके साथ भी मीटिंग होती है, ऑफिस वर्क को भी करना होता है, प्रोसेस करना होता है, और बहुत सी मीटिंग्स में भी उनको, वो चूँकि मेंबर्स होते हैं बहुत सी कमेटियों के, कमीशंस के, उसमें भी जाना होता है। तो इसलिए उनसे ये तवक्को नहीं की जानी चाहिए कि उनकी अटेंडेंस वैसे ही होगी जैसी एक नॉन मिनिस्टर एमएनए या सेनेटर की होनी चाहिए। लेकिन बहरहाल फिर भी आप रिलेटिवली एक दूसरे से कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि अगर तारड़ साहब जो है वो उनकी 57% के करीब शायद उनकी हाजिरी है और वो सबसे ज़्यादा है, तो अगर वो 57% अटेंडेंस दे सकते हैं तो दूसरे मेंबर्स भी दे सकते हैं। अगर वो 15 आवर्स बोल सकते हैं
तो दूसरे 15 नहीं, तो हम तो मिनिस्टर को मिनिस्टर से कंपेयर कर रहे हैं ना। तो इस लिहाज से मेरे ख्याल में ये बहुत अहम है कि मिनिस्टर्स मौजूद भी हों और अपने पार्लियामेंटेरियन के साथ थ्रू वर्बल कम्युनिकेशन एंगेज भी करें। ठीक है। इस दफ़ा हमने कैबिनेट के अंदर ये देखा है कि देयर वाज जस्ट वन फीमेल स्टेट मिनिस्टर और कोई फीमेल उस तरह नहीं थी, रिप्रेजेंटेशन नहीं है। फिर माइनॉरिटीज़ का कोई मतलब रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो डू यू थिंक कि कैबिनेट को थोड़ा डाइवर्सिफाई होना चाहिए या नहीं, या इज इट? ये नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। ख़ासतौर पे ये जो दो बातें आपने कही हैं इस बारे में तो होना चाहिए, क्योंकि देखिए ख़वातीन हमारे मुल्क की 49% पॉइंट्स, सम डेसिमल पॉइंट्स बढ़ा लें तो तकरीबन 50% के करीब से कुछ कम है। तो उनकी असूलन तो इतनी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए कैबिनेट में, और बहुत काबिल सी ख़वातीन भी हमारी सेनेट में भी मौजूद है, नेशनल असेंबली में मौजूद है। तो सिर्फ एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट, एक मिनिस्टर, वो भी मिनिस्टर ऑफ स्टेट, ये मेरा ख्याल है बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है। ख़वातीन की तादाद बढ़ानी चाहिए। और फिर जो हमारे नॉन मुस्लिम माइनॉरिटीज़ हैं, अगरचे वो मुल्क में 5% के करीब है, लेकिन कम से कम एक मिनिस्टर का होना तो ज़रूरी है कि वो भी इसके अंदर मौजूद हो। अब ये तमाम रीजन्स की रिप्रेजेंटेशन हो, तमाम सूबों की रिप्रेजेंटेशन तो होनी चाहिए, और वो गालबन है भी सही, लेकिन तमाम रीजन्स की विद इन दी के हर डिस्ट्रिक्ट की, हर डिवीज़न की नुमाइंदगी हो, वो फिर करेंगे तो फिर बहुत बड़ी हो जाएगी कैबिनेट। लिहाजा उस हद तक तो मैं नहीं जाता, लेकिन जेंडर रिप्रेजेंटेशन और रिलीजियस माइनॉरिटीज़ की रिप्रेजेंटेशन और सूबों के रिप्रेजेंटेशन, इस हद तक कैबिनेट को बहुत रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। ठीक है। इसके ऊपर बस अब एक आपसे लास्ट की टेक अवे लूँगी कि आपके ख्याल में मिनिस्ट्रीज़ अगर इस दफ़ा हमारी कम है, मतलब कैबिनेट हमारी कम है, तो इफ़ेक्टिव भी मतलब कुछ रही हैं, कुछ नहीं भी रही हैं, तो व्हाट डू यू थिंक इज़ द नेक्स्ट ईयर फॉर देम टू? अच्छा देखिए, ये मेरे ख्याल में किसी भी मिनिस्टर की जो पोर्टफोलियोज़ की तादाद की वजह से वो उनके रास्ते में रुकावट नहीं बनी उनके इफेक्टिव होने में। इतनी ज़्यादा भी पोर्टफोलियोज़ नहीं थे किसी के, 3 नहीं तो 4 होंगे, और वो कम्प्लीमेंट्री होंगे जैसे मैंने पहले कहा। तो इसलिए मेरे ख्याल में तो वो नामुमकिनात में से नहीं है कि वो इन पोर्टफोलियोज़ के साथ अपने आप को इफ़ेक्टिव वज़ीर भी साबित कर सकें। मेरा ख्याल ये है कि इस 1 साल के बाद कैबिनेट की एक्सपेंशन भी होगी। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन ना हो, जो कि माजी में बड़ी कैबिनेट्स बनती रही हैं। लेकिन अगर 2-4 मिनिस्टर ऐड हो जाते हैं तो वो अच्छी बात होगी। लेकिन उम्मीद है कि इस रिपोर्ट के बाद, और वैसे भी वो अपनी अटेंडेंस इन द नेशनल असेंबली मेंबर्स के साथ एंगेजमेंट थ्रू देयर वर्बल स्टेटमेंट्स और डिस्कशन, वो बेहतर होगी। और आने वाले सालों में उम्मीद है कि हम इसको कंटिन्यू भी करेंगे, और कोशिश करेंगे कि एक मिनिस्टर की जो इफेक्टिवनेस है वो सिर्फ इन 2 चीज़ों के ऊपर ही कन्फाइन ना करें, कुछ और चीज़ें भी ऐड करें। मसला ये कि उनकी वैसे कारकर्दगी कैसी रही है, उनका अपने पोर्टफोलियो पे कितना अबूर था अपने सब्जेक्ट के ऊपर, और उन्होंने प्रेस के अंदर जाके, मीडिया के अंदर जाके कितनी इफेक्टिवली एंगेज किया, इंटरनेशनल फोरम्स में कैसे एंगेज किया। तो कुछ इन चीज़ों के बारे में भी कोई डाटा इकट्ठा करके हम अगले साल में ज़रा ज़्यादा एक्सपेंडेड परफॉर्मेंस रिव्यू कर पाएंगे, उम्मीद है। थैंक यू सो मच बिलाल साहब। विजिट आवर वेबसाइट peldat.org फॉर द लेटेस्ट रिसर्च एंड पब्लिकेशन, और इस रिपोर्ट का भी लिंक आपको उधर ही मिलेगा। सो प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट्स। थैंक यू।